हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेकर आई हूं। आरआरबी का नर्सिंग का एग्जाम आ रहा है 28 अप्रैल को। दिन काफी कम रह गए हैं और मेरे पास काफी सारी डिमांड्स आई थी कि आपको उसके भी एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के हैं वो देने चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए छूट ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज। फ्रेंड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन सा ऑप्शन है जो बैक मसाज का स्टेप नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए एफ्लूरेज, बी इज सोकिंग, सी इज टैपिंग एंड फोर्थ इज डी ऑप्शन है पेट्रिसेज। फ्रेंड्स, एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बैक केयर की भी होती है, और जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, नॉन एम्बुलेटरी होते हैं, उनके लिए बैक मसाज और बैक केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मायने रखती है एक पेशेंट के लिए। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें से यहाँ पे जो है सोकिंग इज नॉट द स्टेप ऑफ बैक मसाज। बाकी तीनों जो स्टेप्स हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एफ्लूरेज जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, उसमें वो जो टेक्निक है, इसमें लॉन्ग स्ट्रोक्स दिए जाते हैं नीचे से लेके बैक के ऊपर तक, यानी शोल्डर्स तक। तो हम बॉटम ऑफ द बैक शुरू करते हैं और हम जब हमारी जो फिंगर पैड्स हैं और पाम है, उसके जरिए हम जो वो स्ट्रोक्स लेकर ऊपर तक यानी शोल्डर तक आते हैं, उसको बोलते हैं एफ्लूरेज। ये मसाज जो स्टार्ट करने का है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो पेट्रिसेज है, उसमें हम प्रेशर देते हैं बैक मसल्स पर, और ये प्रेशर जो है नीडिंग मूवमेंट से दिया जाता है। जैसे हम फ्लो मतलब आटा गूंदते हैं, उस टाइप के हम मूवमेंट्स करते हैं, और ये अप्लाई किया जाता है एक डीप प्रेशर बैक की मसल्स पे। तो ये भी स्टेप ऑफ बैक मसाज में आता है। ये मसल स्पैज्म को रिलीज करता है और रिड्यूस करता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है टैपिंग। टैपिंग में हम जो बैक मसल होती हैं उसको टैप करते हैं, और हम एक काइंड का पेन रिलीफ टेक्निक है ये, और ये भी एक बैक मसाजिंग टेक्निक है जो मसल रिलैक्सेशन के लिए होता है। लास्ट आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में एक काइंड का जो बैक मसाज टेक्निक है, उसमें हम प्रेशर देते हैं बैक की मसल्स पे, अपनी फिंगर टिप्स पे एक काइंड का फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं टू रिलीज द मसल टेंशन। ठीक है, तो ये चार स्टेप्स होते हैं। इसमें से यहाँ पे जो है सोकिंग इज नॉट द स्टेप ऑफ बैक मसाज। क्वेश्चन नंबर 2, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस दिए हुए हैं फिमोसिस, एपिस्पेडियस, हाइपोस्पेडियस एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोसील। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपोस्पेडियस। क्वेश्चन नंबर 3, वल्सिलम फॉरसेप्स इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द डैश। तो हमें बताना है क्या ग्रिप करने के लिए यूज करते हैं वल्सिलम फॉरसेप्स। ऑप्शन दिए हुए हैं पेरिनियम, बी इज फीटल हेड, सी इज सर्विक्स एंड फोर्थ इज लेबियम। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद वल्सिलम फोरसेप्स। इसमें जो टूथड एंड्स होते हैं, और ये थोड़ा सा ब्लंट आगे से जो होता है, और इसमें क्या इसको मतलब क्या यूज है इसका वो मैं बता देती हूँ। ये यूजुअली वेजाइनल सर्जरीज में और वेजाइनल हिस्ट्रेक्टमी में यूज होता है। इसको हम सर्वाइकल लिप को ग्रिप करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो है सर्विक्स, ऑप्शन नंबर सी। Question number 4, universal safety precautions are a set of guidelines to protect dash। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होते हैं, वो क्या मतलब दे आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बनाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए है हेल्थ केयर वर्कर्स, बी इज पेशेंट, सी इज पेशेंट रिलेटिव्स एंड फोर्थ इज जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर वर्कर्स।
फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन का, ये इसको अभी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ने रिप्लेस कर दिया है। और यूनिवर्सल प्रिकॉशन की जगह आजकल जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में हम सारे पेशेंट्स को टेंटेटिवली इन्फेक्शियस मानते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए हमें सारी गाइडलाइंस यूज करनी होती है, जो भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पे हम हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। और यूजुअली हम किस किस चीज से हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस सी, ये ऐसी टाइप की जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, उनसे हम अपने आप को सेव करने के लिए हम सारे जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा और भी इन्फेक्शियस डिजीजेस कवर हो गई हैं उसमें, जैसे कोविड-19 और रेस्पिरेटरी जो दूसरी डिजीजेस होती हैं, तो उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। Question number 5. Which of type of crutch is frequently used by the patient of all ages on a short-term basis? Options दिए हुए हैं: platform crutch, auxiliary crutch, Lofstrand crutch, extensor crutch. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो एक्सिलरी क्रच है। एक्सिलरी क्रच इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म डिवाइस, असिस्टिव डिवाइस ऑफ मोबिलिटी। इसमें हम सारा जो वेट होता है पेशेंट का, हम लेग से लोअर एक्सट्रीमिटी से शोल्डर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम होती है वेट बेयरिंग की तो। और एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे यूज किया जा सकता है उन पेशेंट्स के लिए जिसको शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी है या फिर इंजरी है, तो उनके लिए ये अप्रोप्रिएट क्रच होता है। क्वेश्चन नंबर 6. ए कंडीशन ऑफ इनर ईयर characterized by episodic vertigo, tinnitus, sensory neural hearing loss is referred to as option number A, otitis media, B, nystagmus, C, Meniere's disease, D, otosclerosis. यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज में क्या होता है, जो इनर ईयर का हमारा जो फ्लूइड होता है, वो उसमें फ्लूइड चेंजेस शुरू हो जाते हैं मिडल ईयर में। सॉरी, इट्स नॉट द एक्चुअली इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर दैट अकर्स ड्यू टू द फ्लूइड चेंजेस इन द मिडल ईयर। जब मिडल ईयर में फ्लूइड चेंजेस होते हैं तो इनर ईयर का डिसऑर्डर मतलब क्रिएट होता है। और ये क्या कॉज करता है, हमें साइन सिम्टम क्या आते हैं? वर्टिगो होगा हमें, और सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग आएगी। तो वर्टिगो मतलब एक मतलब चक्कर आना टाइप होता है, और इसमें जो सेंसेशन है स्पिनिंग मतलब ऐसे रोल रोल घूमने की हमें फीलिंग आती है। और मोस्टली जब पोजीशन चेंज करते हैं तभी हमें ऐसा फीलिंग आती है। और टिनिटस भी फील हो सकता है, एक रिंगिंग साउंड फील हो सकता है ईयर में। तो और ये सारे सिम्टम्स जो हैं लास्ट में हियरिंग लॉस को मतलब इंक्रीज करते हैं, रिस्क को कि हियरिंग लॉस भी हो सकता है पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम आते हैं मेनियर्स डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 7. ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं: ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी ओवरीज एंड डी इज टेस्टिस। तो ग्रोथ हार्मोन जो है सोमेटोट्रोपिन से सीक्रेट नहीं, सॉरी, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, या दोनों की प्लेस पे इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है ग्रोथ हार्मोन के लिए सोमेटोट्रोपिन। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है बॉडी में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी लोब से सीक्रेट होता है, कौन से पार्ट से सीक्रेट होता है कौन सा हार्मोन। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं काफी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिसिस, बी प्रोटियोलिसिस, सी ग्लाइकोजेनोलिसिस, डी प्रोटियोजियोलिसिस। तो देखा जाए तो लिसिस जो वर्ड यूज होता है वो ब्रेक डाउन के लिए यूज होता है, जिसको हम लाइज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे ही जो वर्ड्स हैं उनमें लिसिस है लास्ट में।
लेकिन जो ग्लाइकोजन है हमें वही फोकस करना है, तो सी ऑप्शन है ग्लाइकोजेनोलिसिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। इजी क्वेश्चन है पर रिवाइज कर लो यार। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इनएडिक्वेट पंपिंग ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, बी सेप्टिक शॉक, सी एनाफाइलैक्टिक शॉक, डी कार्डियोजेनिक शॉक। फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है कार्डियोजेनिक शॉक। जब हार्ट की इनएडिक्वेट पंपिंग होती है तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। और यहाँ पे मैं बाकी 3 शॉक्स भी बता देती हूँ आपको। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है, जब ब्लड हार्ट में प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है, या तो इन या तो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है हार्ट से, मतलब कार्डिक आउटपुट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सेप्टिक शॉक तो वेरी कॉमनली आप यूज करते हैं जब पेशेंट को इन्फेक्शन लोड ज्यादा हो जाता है, तो जो ब्लड प्रेशर है, जो हमारी पल्स है, वो एकदम फॉल करती है और वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं मेडिसिन से भी, काफी कम देर तक ही कर पाते हैं, और पेशेंट जो है ऑर्गन फेलियर में चला जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप के शॉक को बोलते हैं सेप्टिक शॉक। और जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है वो एक रिएक्शन होता है टुवर्ड्स एनी एलर्जन, या किसी चीज से भी जब पेशेंट को रिएक्शन होता है, अगर मान लो कोई एंटीबायोटिक है और हमने उसको टेस्ट डोज नहीं किया है, वो भी एक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन शो कर सकती है। और कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिससे पेशेंट जो है काफी एलर्जिक होता है। देखा जाए तो पीनट्स होती हैं, जो पीनट से भी काफी लोग एलर्जिक होते हैं, तो ये क्या करती है, एकदम से पेशेंट के अंदर एक जो है रिएक्शन, जो मतलब रिएक्शन शो करती हैं, और इससे क्या होता है, पेशेंट एकदम से उसका पल्स, ब्लड प्रेशर, ये वाइटल्स एकदम फॉल करते हैं और वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ शॉक्स एक्सप्लेन्ड ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ नियोनेट पर डे। एक नियोनेट का वेट गेन एवरेज कितना होना चाहिए आइडियली हर एक दिन में। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 100 to 150 ग्राम्स, 50 to 60 ग्राम्स, 25 to 30 ग्राम्स एंड 5 to 10 ग्राम्स। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो फुल टर्म बेबीज होती हैं, उनका 25 से 30 ग्राम्स वेट गेन होता है पर डे, एवरेज जो होता है फॉर हेल्दी फुल टर्म बेबीज। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, तो इनमें क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जूल, गॉस, एम्पियर या हेनरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। एम्पियर का सिंबल होता है ए, कैपिटल ए को बोलते हैं एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13, पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस है उत्तराखंड, बी इज मेघालय, सी इज मध्य प्रदेश एंड फोर्थ इज तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क को लैंड ऑफ जंगल बुक भी कहा जाता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एंड लैंड ऑफ जंगल बुक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स कंटेन। सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन के, जो कि एल्वियोलर सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं ये, और ये लाइन करते हैं एल्वियोलाइज को। तो एल्वियोलाइज होती हैं, उनके अंदर ये होते हैं, इनको पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बोलते हैं, और ये किससे बने हुए होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेंटेटिव आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन। अब ये वाला इसका ऑप्शन है ऑपरेशनल डेफिनेशन, बी इज वैलिडिटी, सी इज ऑब्जेक्टिव्स एंड डी इज हाइपोथेसिस। तो जब रिसर्च आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, रिसर्च में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है, और जो रिसर्चर होता है वो उस प्रॉब्लम का एक आंसर गेस करता है, और उसी के लिए वो रिसर्च करता है, उसी के लिए डेटा मतलब रिसर्च का डेटा जो है बनाता है, और
कलेक्ट करता है फ्रॉम सैंपल्स, और फाइनली जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करता है कि वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इनसाइटफुल लर्निंग? ऑप्शन से इवान पावलोव, बी एफ स्किनर, सी इज कोहलर एंड फोर्थ इज थ्रोनडाइक। तो इंसाइटफुल लर्निंग की जो फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी है वो इंसाइटफुल लर्निंग ही है। मतलब थ्योरीज ऑफ लर्निंग में जो फर्स्ट थ्योरी है वो इंसाइटफुल लर्निंग ही है, और ये जो है कोहलर ने दी थी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो कोहलर इज द वन हु contributed to insightful learning. Question number 17, which is the hormone that causes water reabsorption by inserting a water channel or aquaporins? ऑप्शंस हैं एंजियोटेंसिन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टिक हार्मोन। तो करेक्ट आंसर है एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक का मतलब है बॉडी से पानी को निकालना, और एंटी डायरेटिक मतलब उसके इफेक्ट को उल्टा कर देना। एडीएच हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, और ये पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। तो एडीएच हार्मोन जो है, अगर बॉडी में वाटर की कमी हो गई है तो ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है लूप रीएब्जॉर्ब किडनीज के द्वारा। तो ADH is the correct answer for question number 17. Question number 18, the analysis of the patterns of loci of structures within the body plan of an organism that forms the basis of taxonomical categorization is. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी बताई हुई है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली फॉर्म्स और स्ट्रक्चर होती है एक ऑर्गेनिज्म का या एक प्लांट का, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, अगर आप प्रॉपरली इसको समझ लेंगे तो आंसर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं एक्सपेरिमेंटल, मॉलिक्यूलर, फंक्शनल एंड लास्ट इज कंपैरेटिव। तो हम दो इंडिविजुअल को कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का, मान लो रोडेंट हमारे पास है और दूसरे हैं एनिमल्स लाइक लायंस और टाइगर्स, तो हम उसके स्ट्रक्चर को देख के ही पता चला पाएंगे कि एक रोडेंट है और ये रोडेंट नहीं है। तो इस टाइप की कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी को ही हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर का। ऑप्शन नंबर डी इज कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। Question number 19, Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of. Options दिए हुए हैं फ्राइड राइस, ग्रीन बीन्स, बॉटल्ड हनी, बिग पोटैटो। तो करेक्ट आंसर है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस सिंड्रोम भी ये बैक्टीरिया करता है, और इसमें जो मेनली सिम्टम्स आते हैं वो वॉमिटिंग और डायरिया के आते हैं पेशेंट्स को। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एरोबिक बैक्टीरिया है। ये स्पोर फॉर्मेशन करता है फूड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच्ड फॉर ए पेशेंट रिसीविंग ए लूप डायरेटिक? तो ऑप्शंस दिए हुए इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, बी इज वीक इरेगुलर पल्स, सी इज रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, एंड डी इज पैरास्थेसिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, वीक एंड इरेगुलर पल्स। तो लूप डायरेटिक क्या करता है, वाटर को बॉडी से निकाल देगा। तो जब वाटर लॉस होता है बॉडी से, तो अगर हम जितना डोज है वो अगर पेशेंट के लिए ज्यादा हो रहा है तो इंटॉक्सिकेशन हो जाता है किसी मेडिसिन का, अगर ज्यादा डोज हो जाता है तो। और अगर ज्यादा वाटर बाहर जाएगा तो पल्स जो है फीबल हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को। तो वीक इरेगुलर पल्स इज द करेक्ट आंसर। Question number 21, how many union territories have presentation in Rajya Sabha? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। राज्यसभा के अंदर तीन यूनियन टेरिटरीज का प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट इज दिल्ली, सेकंड इज पुदुचेरी एंड थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर। Question number 22, which one of the following is a second line drug for tuberculosis? Options है rifampicin, B is ethambutol, C is amikacin and fourth is isoniazid.
फ्रेंड्स, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, एंटी टीबी ड्रग्स जो है वो क्या क्या है? फर्स्ट इज आइसोनियाजिड, सेकंड इज रिफाम्पिसिन, थर्ड इज ethambutol, देन pyrazinamide एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। जब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग काम नहीं कर पाते हैं और दिस इज हार्ड टू स्टॉप टीबी फ्रॉम, मतलब फैलती रहती है वो पेशेंट्स में, तो इसका जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है वो है एमिकासिन। एमिकासिन इज द सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। जब फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाती है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है एमिकासिन यूज किया जाता है एज सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग फॉर treatment of tuberculosis. Question number 23. The ratio of the number of girls to the boys in a school of 3240, yani 3240 students, is 35 is to 37. How many more girls should be admitted to make the ratio 1 is to 1? फ्रेंड्स, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन, सॉरी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, और इसमें हम x मान सकते हैं मोर नंबर ऑफ, जितना भी हमें ऐड करना है बॉयज एंड गर्ल्स को। तो अगर 35 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, हमें कितना टोटल आना, मतलब टोटल कितना होना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स को? 3240 यानी 3240। तो 35x प्लस 37x इज इक्वल टू 3240। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 45। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकालेंगे 35 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1575, और बॉयज हम निकालेंगे माइनस करके 3240 माइनस 1575 इज इक्वल टू 1665। तो ये हमारा एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस के लिए। Question number 24. The surgical removal of the entire eye along with a part of the optic nerve is termed as. Complete जब आई का रिमूवल होता है किसी कंडीशन के दौरान, तो उस प्रोसीजर को, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, enucleation. Question number 25. What is the other term for recovery from an illness? एक इलनेस की रिकवरी से को हम किस टर्म में बोलते हैं? ऑप्शंस है रैशनलाइजेशन, बी इज रिएक्शन फॉर्मेशन, सी इज रिग्रेशन एंड फोर्थ इज रेमिशन। सो ऑप्शन डी, रेमिशन इज द करेक्ट आंसर। रेमिशन इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी और परमानेंट रिडक्शन इन द सिम्टम्स। जब सिम्टम्स का परमानेंट रिडक्शन हो जाता है और खत्म हो जाते हैं सिम्टम्स, तो उसको हम रेमिशन भी बोलते हैं। Question number 26. The process by which ADP phosphorylated by PI inorganic phosphate to ATP in the electron transport chain is also known as electron transport chain के बारे में पूछा हुआ है। Friends, जो phosphorylation होता है is a process of addition of phosphate. जब phosphate का addition होता है एक compound से, तो उसको बोलते हैं phosphorylation। तो यहाँ पे पूछा हुआ है जब ADP का एडिशन होता है एक फोस्फेट ग्रुप से, तो जो कि है पीआई इनऑर्गेनिक फोस्फेट है, और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जब एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। Question number 27. The removal of tissue from the pleural space is also known as. प्लूरल स्पेस क्या होती है हमारी? लंग्स की स्पेस। तो लंग्स मतलब प्लूरल बायोप्सी कुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लंग बायोप्सी भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, बट लंग बायोप्सी इज नॉट द स्पेसिफिक टर्म। स्पेसिफिक टर्म प्लूरल बायोप्सी रहेगी जब हमारे प्लूरल स्पेस से ही बायोप्सी ले रहे हैं, टिश्यूज को ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल बायोप्सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 28. The pacemaker of the heart is. Options is arch of aorta, B is bundle of His, C is AV node and D is SA node. तो AV node आंसर नहीं है, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, SA node. Sinoatrial node is the correct answer. It's the pacemaker of the heart. वहीं से हमारा जो है जनरेट होता है जो
इम्पल्स होती है हार्ट के अंदर, वो साइनो एट्रियल नोड से जनरेट होती है, जिसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप इज, ऑप्शंस हैं ए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, बी इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप, सी वॉलेंट्री मेंबरशिप, डी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एलिमेंट का नाम बताना है हमें, सिंबल बताना है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन? टंगस्टन का सिंबल करेक्ट आंसर। तो प्लीज इसको गलत मत करिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल डब्ल्यू इज द सिंबल फॉर टंगस्टन। एक मेटल होता है जो ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, उसको टंगस्टन बोलते हैं, एक लस्ट्रस मेटल होता है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को आगे वाली आने वाली वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।